डियर स्टूडेंट्स, आज ये मैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट ABST फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ABST फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर को पढ़ा रहा हूँ। इसमें एक चैप्टर ले रहा हूँ मैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। देखिए, रिडम्पशन वर्ड क्या है? रिडम्पशन इसको हिंदी में कहते हैं अपन शोधन, यानी जो पैसा हमने किसी से उधार लिया है या कैसे भी लिया है उसको लौटाना, उसको हम शोधन कहते हैं या रिडम्पशन कहते हैं। अब दूसरा वर्ड आता है प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, पूर्वाधिकार अंश, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड यूज करूंगा। हिंदी मीडियम वाला हिंदी मीडियम से समझे, इंग्लिश वाला इंग्लिश से समझे, और लेकिन हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश के वर्ड याद रखने पड़ेंगे। देखिए, पहले अपन ये समझ लें कि ये अंश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतांश, जिसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स, और दूसरे होते हैं पूर्वाधिकार अंश। इसको प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। वैसे तो आप लोग 12th में इन सब का डिफरेंस पढ़ के आए हो, समझ के आए हो, मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में जो डिफरेंस है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, क्या होता है, जो इक्विटी अंश है, समतांश, ये कंपनी के ओनर्स खरीदते हैं, कंपनी के जो मालिक हैं वो ये अंश लेते हैं। पूर्वाधिकार अंश कंपनी के मालिक नहीं लेते हैं, ये जस्ट कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं। तो इन शेयर्स का कभी शोधन नहीं होता, बायबैक हो सकता है। ये अपन बाद में कहीं पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर अभी बाद में पढ़ेंगे बायबैक क्या होता है। अभी हम कर रहे हैं पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, यानी पूर्वाधिकार अंशधारियों से जो हमने पैसा लिया था उनको लौटाना। ये होता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, यानी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। ये मैंने बता दिया, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट डू मीन बाय रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से आप क्या समझते हैं। तो अपन कह सकते हैं पूर्वाधिकार अंशधारियों से जो हमने पैसा एकत्रित किया था, है ना, लिया था, उनको हम लौटाना चाह रहे हैं। तो उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो मैंने इनके रूल्स की PDF भी मैंने आप लोगों को भेज दी है, आप देख लीजिए। देखिए, एक कंपनी अधिनियम 2013 आप पढ़ के आए होंगे। इसकी जो एक धारा है 55, सेक्शन 55, सारे PDF में लिखा हुआ है, देख लेना आप। तो जो सेक्शन 55 में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के संबंध में रूल्स रेगुलेशन से दिए हुए हैं, तो वो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला है, वैसे आप देख लीजिएगा, ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। यानी केवल ये, इसकी PDF हिंदी में भी दे रखी है मैंने, इंग्लिश में भी दे रखी है। देखिए, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप होंगे तभी हम रिडीम करेंगे, तभी उनका शोधन कर सकेंगे, उससे पहले हम उनका शोधन नहीं करते। फुल्ली पेड अप का मतलब यदि 200 रुपये का शेयर है, यदि 100 रुपये हमने मांग लिया है, 100 रुपये ले लिया शेयर होल्डर से, जब तो फुल्ली पेड अप हो गया। और मान लीजिए 80 रुपये ही मांगा है, अभी पूरा नहीं मांगा, 20 रुपये और लेने बाकी है, तो फिर जिन अंशधारियों से, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से यदि फाइनल कॉल नहीं डिमांड की है, तो पहले उनको डिमांड करेंगे, रिसीव करेंगे, उसके बाद ही हम अधिमान अंशों का शोधन कर पाएंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो इसलिए रूल क्या है, ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। सेकंड में, इफ फुल्ली पेड अप, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट फुल्ली पेड अप, तो उनसे फाइनल कॉल डिमांड करेंगे, रिसीव करेंगे, उनको फुल्ली पेड अप करेंगे, उसके बाद ही हम उनका शोधन कर सकते हैं। 2 महत्वपूर्ण रूल ये हो गए। तीसरा है कि रिडम्पशन के तरीके हैं। तीसरा, हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स को हम 4 तरह से रिडीम कर सकते हैं, 4 प्रकार के हैं। एक तो बाई इश्यू
ऑफ न्यू शेयर्स, ये सब लिखा हुआ है तुम्हारे उसमें पीडीएफ में, फिर मैं बता देता हूँ। बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, न्यू शेयर्स इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। दूसरा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट यानी लाभों द्वारा शोधन। यदि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं, तो वो कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट भी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकती है। उस केस में उसको नए शेयर इशू करने की जरूरत नहीं होगी। तीसरी सिचुएशन आती है पार्टली पार्टली, पार्टली पार्टली यानी कुछ प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हम नए शेयर्स को इशू करके कर सकते हैं और कुछ का हम आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है, आपने मान ली 2 लाख के रुपए इक्विटी शेयर इशू कर दी और 3 लाख के आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, तो वो क्या सिचुएशन होगी? पार्टली पार्टली, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ये 1 लाख के एक नए शेयर इशू कर दिए, 4 लाख के हमने आउट ऑफ प्रॉफिट कर दिए। यदि 4 लाख कुछ भी इशू, ये 3 लाख हो गए, ये 2 लाख हो गए, यानी कुछ अमाउंट हम नए शेयर इशू करके रिडम्पशन करना चाहते हैं और कुछ अमाउंट हम आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडम्पशन करना चाहते हैं, तो वो सिचुएशन होगी पार्टली पार्टली। और चौथा है कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड का मतलब यह है हम प्रेफरेंस शेयर्स को नए शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली जब कन्वर्जन मेथड होता है तो प्रेफरेंस शेयर्स को हम नए इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी एक अपने आप का मेथड है, वो मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ ये मैंने 3 सिचुएशन बता दी, अब चौथा है इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। एंड जो सेकेंड सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली यदि प्रेफरेंस शेयर्स का हम रिडम्पशन करना चाह रहे हैं यानी आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभों द्वारा शोधन यदि कोई कंपनी करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में एक कंडीशन है कि कंपनी को अपने रेवेन्यू प्रॉफिट से, आयगत लाभों से सीआरआर अकाउंट में, इसमें सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसमें अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसमें यदि कोई कंपनी अधिमान अंशों का शोधन आउट ऑफ प्रॉफिट करना चाहती है यानी लाभों में से शोधन करना चाहती है, तो जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स को हम इस माध्यम से रिडीम करना चाहते हैं, शोधन करना चाहते हैं, उसके लिए जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स का इस माध्यम से रिडम्पशन करना चाहते हैं, उतनी फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट जो रेवेन्यू प्रॉफिट है यानी डिविजिबल प्रॉफिट कहेंगे, यानी विभाजन योग्य लाभ, यानी जिन लाभों को हम लाभों के वितरण में काम में ले सकते हैं, उन लाभों से सीआरआर अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूरी है। ये फोर्थ कंडीशन है। अब आप कहोगे कि रेवेन्यू प्रॉफिट्स क्या होते हैं, तो देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट्स यानी आयगत लाभ जिनको हम सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इसकी कुछ कंडीशन से दी गई है। देखिए ध्यान रखिए, ओनली रेवेन्यू प्रॉफिट्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर, यानी केवल आयगत लाभ ही हम सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है ना। जनरल रिजर्व में कोई बैलेंस हो सकता है, जनरल रिजर्व में बैलेंस हो सकता है, ठीक है। कोई डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड यानी लाभांश समानीकरण कोष, यानी कई बार कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाते हैं, तो कंपनी डिविडेंड के रूप में मतलब लाभांश के रूप में
लाभों का वितरण नहीं करती, बल्कि उनको बचा के रख लेती है, ताकि जब कभी कंपनी के प्रॉफिट कम हो तो वो उनमें से उनको दे सके। तो इस तरह का जो प्रोविजन है अपने पास, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, है ना, लाभांश समानीकरण कोष, इसमें से भी पैसा हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वर्समैन कंपनसेशन फंड, वर्समैन कंपनसेशन फंड, देखिए जो कंपनी में जो वर्कर्स होते हैं उनको किसी तरह का कोई कंपनसेशन देना पड़ता है, उसके लिए हम फंड बना रखे हैं। उसको यूटिलाइज नहीं किया, अपने पास पड़ा हुआ तो रेवेन्यू प्रॉपर्टी है, उसको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एक होता है डिबेंचर सिंकिंग फंड, उसमें आपने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यदि 12th में पढ़ा है तो वहाँ एक डिबेंचर सिंकिंग फंड क्रिएट करते हैं। सिंकिंग फंड माध्यम से जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन करते हैं तो उसको भी यहाँ अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। एक होता है फ्री पार्ट ऑफ डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, शॉर्ट में लिखा हूँ डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिपेड रिजर्व। क्या होता है कि ये इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट मिलता है कि डीआरआर में यदि आप कुछ पैसा ट्रांसफर करते हो तो इनकम टैक्स में छूट होती है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में भी यदि आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो वहाँ भी कोई इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो उसमें ये कहा गया है इनकम टैक्स में, वो आपके लिए रिलेवेंस तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन कि भाई 5 साल तक हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन 5 साल के बाद में जब फ्री हो जाएगा तो वो हम यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फ्री पार्ट, इनका जो फ्री पार्ट है, कई बार क्वेश्चन लिख देंगे ये 5 लाख का, इसका ही 5 लाख का बैलेंस है, लेकिन इसमें से केवल 50% ही फ्री पार्ट है, तो 5 लाख का 50% 2.5 लाख यही यूज कर पाएंगे, उससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन में लिख देंगे वो आपको कि इतना फ्री पार्ट है ना। और एक है एनी अदर, और इसके अलावा एनी अदर रिजर्व, यही लिख देता हूं, एनी अदर रिजर्व, जो रेवेन्यू प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, जिसको हम लाभांश के, जिन लाभों को हम लाभांश के रूप में वितरण कर सकते हैं वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं, और इनको हम सीआरआर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट हम नहीं कर सकते, नॉट ट्रांसफरेबल टू सीआरआर, यानी ये जो कुछ प्रॉफिट है इनको हम कैपिटल प्रॉफिट की कैटेगरी में लेते हैं। आपको इसकी जो पीडीएफ ऊपर सब क्लियर लिखा हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, नॉट ट्रांसफरेबल टू सीआरआर, यानी इन प्रॉफिट को हम सीआरआर में ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो भी आपको याद होना चाहिए। एक तो आपने देखा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी जो ब्याजी अपने प्रीमियम पर शेयर्स को इशू करना सीखा होगा 12th में, तो वहां जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसको हम यूज नहीं कर सकते सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए। इसी तरह से कैपिटल रिजर्व, देखिए कैपिटल रिजर्व कई जगह काम आता है। कैपिटल रिजर्व जैसे अब आपने इक्विटी शेयर्स को जब आपने फॉरफिट किया था और उसको रीइश्यू कर देते हो, उससे को प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। या इसी तरह से हम किसी कंपनी के असेट्स लायबिलिटी खरीदते हैं, उस समय यदि हमारा नेट कंसिडरेशन कम पेमेंट करते हैं असेट माइनस लायबिलिटी की तुलना में, तो वहां भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह से कई सिचुएशन है, यानी जो पूंजीगत लाभ होता है इसको भी हम इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब कभी बात आएगी कैपिटल रिजर्व की तो बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी, अभी मैं इतना ही समझ लो कि कैपिटल रिजर्व को भी हम, क्योंकि ये क्या है पूंजीगत लाभ, ये पूंजीगत लाभ है, इसलिए हम इसको सीआरआर में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और एक है बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। पिछले साल आपने 12th में पढ़ा होगा कि जब हम अंशों का फॉरफिट करते हैं तो जब तक उनको री इशू नहीं करते, उससे यदि कोई प्रॉफिट हो रहा हो तो उसको इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट तो नहीं मानेंगे इसको, कि जितना पैसा शेयर होल्डर से प्राप्त हो गया है और हम उसको कैंसिल करते हैं उसके शेयर्स को किसी और को इशू करने के लिए, तो प्राप्त राशि को हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको भी हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्यों कि री इशू में इस अमाउंट को यूज करते हैं, उन अंशों के री इशू करते समय इस अमाउंट को यूज करते हैं, इसलिए इसको भी हम यूज नहीं कर सकते। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ, प्रॉफिट
ऑन, शॉर्ट में लिखा हूं यहाँ पर, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए वैसे तो आप लोगों ने उसमें कंपनी सॉरी पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, असेट्स का रिवैल्यूएशन करना, एसेट लायबिलिटी करना, उससे यदि कोई प्रॉफिट होता है ना, तो कंपनी में भी ऐसी चीज होती है कि एक बार असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने से यदि कोई प्रॉफिट होता है तो उसको भी हम कैपिटल प्रॉफिट की कैटेगरी में लेते हैं और सीआरआर में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसी तरह से प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, हिंदी वाले समझ लेंगे, हिंदी वाले भी समझ लेंगे। प्रॉफिट PRO प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट यानी कंपनी की स्थापना जो होती है, कंपनी की समामेलन से पहले के प्रॉफिट। कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी आज रजिस्ट्रेशन हुआ कंपनी का मान लो 30 अक्टूबर को, ठीक है, और हमने उसका जो बिजनेस है वो 1 अप्रैल से ही खरीद लिया, तो 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का जो प्रॉफिट है, यानी कंपनी जिस दिन जन्म हुआ कंपनी का, जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उससे पहले के सारे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कराएंगे, उसको भी हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए सीआरआर में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये प्रॉफिट बता दिया मैंने जिनको सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं और जिनको सीआरआर में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, सीआरआर का फ्यूचर में हम बोनस शेयर इशू करने में काम ले सकते हैं, ये भी एक रूल है। इसके अलावा हाँ, यदि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन यदि प्रीमियम से करते हैं, प्रीमियम पर करते हैं, यानी जैसे मान लीजिए 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है और कंपनी 105 रुपये का पेमेंट करना चाहती है, तो 5 रुपये जो प्रीमियम है हम पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में यदि कोई बैलेंस है यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, सीआरआर नहीं कर सकते, लेकिन रिडम्पशन पर जो प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं उसको हम यहाँ इस प्रीमियम से यूज कर सकते हैं, और इसमें बैलेंस नहीं है तो P&L से भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक है कि यदि हम डिबेंचर इशू करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करने के लिए, डिबेंचर इशू करते हैं, क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, डिबेंचर, तो डिबेंचर इशू करना रिडम्पशन आउट ऑफ बाय इशू ऑफ न्यू शेयर नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो पहली कंडीशन बताई थी मैंने कि हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन 4 तरीके से कर सकते हैं, एक तो नए अंशों का निर्गमन द्वारा, दूसरा लाभों द्वारा, और तीसरा पार्टी और चौथा कन्वर्जन मेथड। तो यदि डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स नहीं है, आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे इसको, क्योंकि शेयर तो है नहीं है। इसलिए यदि कोई कंपनी ने कोई लोन लिया है ना, कंपनी ने यदि कोई लोन लिया है या कोई डिबेंचर इशू किया, उससे कंपनी रिडम्पशन करना चाहती है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा, उसके लिए सीआरआर में ट्रांसफर करना जरूरी है। तो देखिए मैंने सारे रूल्स बता दिए, अभी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंट्री बता दूंगा। थोड़ी 1-2 चीज और बता दूंगा इसमें कि देखिए यदि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करती है, ठीक है, तो ये पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ प्रॉफिट है ना और नए शेयर के निर्गमन द्वारा शोधन में क्या अंतर है। यदि कोई कंपनी नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन कर रही है या लाभों द्वारा शोधन कर रही है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि नए शेयर द्वारा कंपनी अंशों का शोधन कर रही है तो उस केस में उसको सीआरआर में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, किंतु यदि कंपनी रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करती है ना, आउट ऑफ प्रॉफिट सेकेंड मेथड से, तो उसके लिए उसको सीआरआर में ट्रांसफर करना जरूरी। सीआरआर क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पूंजी शोधन संचय खाता, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। आज इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, आप ढंग से इन सारे रूल्स को समझ लीजिए, इनकी एप्लीकेबिलिटी एंट्रीज में करेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसकी एंट्रीज बताऊंगा कि किस तरह से इसकी एंट्री करेंगे। थैंक यू।